मुझसे कहा गया है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त करूं। इससे पहले कि मैं मूल विषय पर आऊं और इससे पहले कि आप उस पर ये आरोप लगावें कि विषयांतर हो रहा है और ऐसे ऐसे प्रश्न करें जिनका मैं जवाब भी न दे पाऊं, कुछ प्रारंभिक बातें कर लेना चाहता हूं जिससे मेरे वक्तव्य में जो भी बातें, जो भी प्रश्न उठे हैं उनके प्रति कोई विषयांतर का आरोप न लगे। तो ये कुछ प्रिलिमिनरी सबमिशंस हैं। पहली बात तो ये है, परिवर्तन एक शाश्वत नियम है। चेंज इज इनहेरेंट लॉ ऑफ नेचर। जो बुद्धिस्ट हैं वो जानते हैं, बुद्धिज़्म का एक सिद्धांत क्षणभंगुरवाद है। दुनिया में हर चीज़ बदल रही है और ये प्रक्रिया कभी रुकेगी नहीं। हर चीज़ बदल रही है। मैं जब छोटा था तो हमारे बचपन में जो सबसे बड़ा आविष्कार था वो था ट्रांजिस्टर का। हम लोग छोटे बच्चे थे, सोच नहीं पाते थे कि रेडियो में तो चलो कहीं से आवाज़ आती है, ठीक है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर में बिना किसी वायर के कहाँ से आवाज़ आ रही है। अब टेलीविज़न का युग आया, इंटरनेट का युग आया, मोबाइल में आप सारी दुनिया कैद है। अब इतना बड़ा परिवर्तन ये हम लोगों के जीवन काल में ही आया है जिसको हम सपने में भी सोच नहीं सकते। परिवर्तन तो होता रहेगा। आवश्यकता क्या है कि इस परिवर्तन को हम समझें और जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, उसका प्रबंधन करने की ज़रूरत पड़ती है। इस बदलाव का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। अब इस प्रबंधन का जब भी बात करते हैं तो तीन तरह के लोग आ जाते हैं। एक तो वो हैं जो इस बदलाव को लीड करते हैं, बदलाव का समर्थन करते हैं और उसके नेता बनते हैं। दूसरे वो होते हैं जो विरोध करते हैं बदलाव का। तीसरे वो होते हैं जिन पर कोई असर नहीं। तो देखा ही जाता है कि जो लोग इस तरह के बदलाव को लीड करते हैं वो आगे निकल जाते हैं और जो लोग विरोध करते रहते हैं वो पिछड़ जाते हैं। और जिनको इससे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है, वो तो इस पृथ्वी पर बोझ हैं, वैसे ही पैदा हुए हैं, वैसे ही मर जाएंगे। मैं चाहता ये हूँ कि जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तन को आप समझें और उस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए, उससे तालमेल बैठाते हुए, उसको उपयोगी बनाते हुए, उसको जन कल्याण की चीज़ बनाते हुए आप उसको लीड करें। तीसरी बात कि अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहें। हिंदी शब्द है एक स्वाध्याय योग का। स्वाध्याय होते रहना चाहिए। अगर परिवर्तन को आप
समझना चाहते हैं तो स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। मैं एक विश्वविद्यालय में कुलपति था और कुछ कंप्यूटर की समस्या आ गई रात में, तो मैंने अपने ग्रैंडसन को फ़ोन किया और पूछने लगा भाई इसको, तो कोई बड़ी साधारण सी चीज़ थी, उसने बताया ये कर लीजिए नाना जी ये ठीक हो जाएगा। मैंने किया, वो हंस के मुझसे कहने लगा कि आपको वाइस चांसलर किसने बना दिया, वो भी टेक्निकल और मेडिकल यूनिवर्सिटी का। मैंने कहा क्यों? आप ये छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं समझते हैं। मैंने कहा भाई मैं अपने विषय को समझता हूँ, अब ये कंप्यूटर नई चीज़ है मेरे लिए, अब इसको थोड़ा कम समझता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। खैर जो भी बात हो, उसने कहा नहीं नहीं नाना जी, आपको अगर इस दुनिया में बने रहना है फील्ड में, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको आप टच में रहिए और टेक्नोलॉजी को अपनाइए और उसको सीखिए भी। मुझे उस बच्चे की बात घर कर दी और बहुत सही बात उसने कहा कि अगर हमें फील्ड में बने रहना है तो अपने को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उन सारे टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। और जो चौथी बात बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप दुनिया भर की चीज़ों को मैनेज करेंगे, फाइनेंस मैनेज करेंगे, मैन पावर को मैनेज करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को, इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेस को, इसको उसको। सबसे ज़रूरी चीज़ कि खुद को अगर मैनेज नहीं करेंगे तो आप जीवन में सुखी नहीं हो पाएंगे और सही सही किसी चीज़ को मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं उसका बहुत ज़्यादा संबंध आपके इनर केमिस्ट्री पर होती है। जैसा आपका अंतःकरण होगा वैसे ही आपका क्रियाकलाप होगा। तो अपने अंतःकरण को शुद्ध रखें, इसलिए उसको मैनेज करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मैनेजमेंट। किसी को नुकसान पहुंचाने की भावनाएं बनी रहती हैं अक्सर लोगों में, तामसिक वृत्तियाँ, उससे दूर रहें। ये भी कर लें वो भी कर लें, इतना राजसिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपना फील्ड चुनें, उसमें आगे बढ़ें, सात्विकता को अपनाना, सभी के कल्याण की बात, अपना भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, इस विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना रखें। हम आए हैं इस दुनिया में, हमारे ऊपर बहुतों का कार्य है, हम सभी से जुड़े हुए हैं, तो हमें चाहिए ये कि सभी के कल्याण की बातें सोचें, करें। बहुत ज़्यादा स्वार्थी बन के केवल अपने लिए जीना, ये कोई अच्छी बात मुझे नहीं लगती। अपने अंतःकरण की शुद्धि जरूर करें और आपके क्रियाकलाप जो बाहरी हैं तदनुसार होंगे। अगर सात्विक वृत्ति के आप होंगे तो आपके क्रियाकलापों में वो झलकेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो मैं कई अपने विद्यार्थियों में, अपने साथियों में देखता रहता हूँ, वो ये है कि लोग ये नहीं जानते कि वो चाहते क्या हैं।
आप क्या चाहते हैं, जब तक ये आप नहीं जानेंगे तब तक आप ठीक ठीक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ेंगे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आप बैठें और अपने को समझने की कोशिश करें कि आपकी आंतरिक चाह क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या चाहते हो। मैं आपको एक रहस्य की बात बता दूं कि इस कुदरत में एक नियम ये भी है कि आप जिस चीज़ को बड़ी तीव्रता से चाहेंगे उस चीज़ को कुदरत आपको देगी जरूर। इस पर एक अलग से चर्चा हो सकती है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, 6 बातें मैंने बताई। परिवर्तन कुदरत का नियम है। दूसरी बात कि इस परिवर्तन को मैनेज करना है, उसको आप लीड करें। तीसरी बात कि स्वाध्याय करते रहें। चौथी बात कि आप बाहरी चीज़ों को मैनेज करने से पहले खुद अपने अंतःकरण का मैनेजमेंट करें। पांचवी बात ये समझना बहुत ज़रूरी कि आपका जैसा अंतःकरण होगा वैसे ही आपके क्रियाकलाप होंगे। तो अपने क्रियाकलापों को देखते हुए आप समझ लें कि भाई क्या आप कर रहे हैं और आपका अंतःकरण क्या है, और ठीक से मैनेज करें उसको। और सबसे बड़ी बात, छठी बात मैंने बताई कि आप ये जानें कि आप चाहते क्या हैं। अगर इन बातों से आप सहमत हैं कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आदमी को जानना चाहिए, तो मेरे ख्याल में जो आगे मैं बातें करना चाह रहा हूँ उसको आपको समझने में और उन पर चिंतन करने में और उस पर मेरे जो विचार हैं उससे आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4। इस लॉकडाउन अब अनलॉक का पीरियड शुरू हुआ है। इसने हमें बहुत चीज़ें सिखाया है और अचानक एक बार एक हर चीज़ को बदल दिया। सारा विश्व स्टैंड स्टिल हो गया। हम अपने कमरों में बंद हो गए महीनों के लिए। हमारे जीने का ढंग, हमारे सोचने का ढंग, हमारे काम करने का ढंग, हमारे खाने पीने का ढंग, हमारे सोने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, हमारा काम व्यवहार, ये सब चीज़ें बदल गई। हमारी इकनॉमी ठप हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई केवल नुकसान ही हुआ है, कुछ चीज़ों का फायदा भी हुआ है। जैसे पर्यावरण शुद्ध हुआ, कोई गाड़ी नहीं चल रही, कोई हवाई जहाज़ नहीं चल रही, कोई ट्रेन नहीं चल रही, कुछ काम नहीं हो रहा है। हवा शुद्ध हो गई, दिल्ली में सांस लेना आसान हो गया। कई चिड़िए जो लुप्त हो गए थे मैं देखता हूँ आजकल फिर से आने लगी हैं। पानी शुद्ध हुआ है नदियों का। तो पर्यावरण के लिहाज से तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगने लगा है कि हम लोगों की जो अनावश्यक भाग दौड़ है, अनावश्यक क्रियाकलाप हैं, उनको अगर कम कर दें तो इसका पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव अच्छा पड़ेगा। अब जो ख़ास बात एजुकेशन की है, शिक्षा प्रणाली की, उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। बच्चे घर पर बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं। अब सभी ने ऑनलाइन क्लासेस, ई लर्निंग प्रोसीजर्स चालू किए हैं।
अब जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें तीन बातें आती हैं। पहली बात तो ये है पढ़ाई, कौन पढ़ा रहा है, टीचर्स पढ़ाएंगे। तो टीचर्स जब पढ़ा रहे हैं तो उनको पढ़ाना आना भी चाहिए ई लर्निंग प्रोसीजर से। वो आता नहीं। क्लासरूम टीचिंग अलग चीज़ है और इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाना एक अलग चीज़ है। बड़ी दिक्कतें हो रही हैं टीचरों को। विद्यार्थियों को भी दिक्कतें हो रही हैं। कई विद्यार्थियों के पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट की सुविधाएं नहीं हैं, वो दूर दराज गाँव में रहते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को बड़ा मौज भी लग रहा है कि ये तो अच्छा तरीका है, घर बैठे अपना पढ़ो ऑनलाइन। अब अभी मैं सुन रहा था कि शायद दिल्ली में दिल्ली सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री सिलेबस कम करने की बात कर रहे थे। खैर जो भी हो, सिलेबस कम करना तो मुझे ठीक नहीं लगता। ये है कि सिलेबस को रीडिज़ाइन करना चाहिए जो इस ऑनलाइन टीचिंग प्रोसीजर्स में फिट इन हो। टीचरों को भी अपने को इम्प्रूव करना चाहिए कि वो क्लासरूम टीचिंग से निकल करके अब ऑनलाइन टीचिंग प्रोसीजर्स को भी जानें। स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि भाई जो भी उनकी दिक्कतें हैं उसको जल्दी सॉल्व करें ताकि वो पिछड़ न जाए। अब ये एजुकेशन पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रभाव तो पड़ रहे हैं कोविड की वजह से ख़ास तौर पर। अब कोविड ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा ये ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता। मैंने सुना कि लंदन यूनिवर्सिटी या पूरा सन 2020 अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन ही कर दिया है। सन 21 में सोचेंगे वो कि क्लासरूम टीचिंग शुरू किया जाए कि नहीं। अब इस पठन पाठन में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एजुकेशन में केवल टीचिंग नहीं होता, विद्यार्थी का असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। वो विद्यार्थियों को कैसे असेस करेंगे, एग्ज़ाम कैसे होंगे, ये सब विचारणीय है। क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही एक विकल्प है या कोई और तरीका निकल सकता है कि विद्यार्थियों का ठीक ठीक हम जांच करें। जितना पढ़ाना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन किया जाए। अगर कोई गलत मूल्यांकन होगा तो ये ठीक नहीं है। मूल्यांकन की पद्धतियों को हमें डेवलप करना पड़ेगा और ये एग्ज़ाम के सिस्टम्स रिलायबल होने चाहिए। नकल कर करके कहीं विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे रहा है या अपने जगह किसी और को बैठा करके परीक्षा दे रहा है, तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरे प्रैक्टिकल क्या होंगे, प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, इस पर गहन चिंतन की ज़रूरत है क्योंकि ऑनलाइन कई तरह के प्रैक्टिकल्स संभव नहीं हो पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन टीचिंग को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग के आधार पर बच्चे डिग्री डिप्लोमा लेकर के मार्केट में आते हैं, तो एम्प्लॉयर्स का क्या रूप होगा? क्या वो उनको स्वीकार करेंगे?
कहीं ऐसा तो नहीं समझेंगे कि ये सब स्टैंडर्ड टीचिंग है और ये जो विद्यार्थी इस प्रोसीजर से पढ़ कर के आए हैं वो सब स्टैंडर्ड है। तो एम्प्लॉयर्स का व्यू बहुत ज़रूरी होता है कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंडर एस्टिमेट ना करें, ये जो न्यू ई लर्निंग प्रोसीजर्स हैं। मैं एम्प्लॉयर्स को भी ये सुझाव देना चाहता हूँ कि वो इसका स्वागत करें और इसके कई और फायदे हैं। ई लर्निंग अगर आगे बढ़ता है तो इससे कई अन्य भी लाभ होंगे कि जो भी नए नए कोर्सेज हैं वो अपने विद्यार्थियों को आप सिखा सकते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को। उसमें कोई दिक्कत वो नहीं आएगी कि उनको छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़े या कहीं दूर जाने की ज़रूरत पड़े। तो कई फ़ायदे हो सकते हैं एम्प्लॉयर्स को भी, इसको वो समझें और इसको अंडर एस्टिमेट न करें। असल में होना क्या चाहिए, ज़रूरी क्या है, होना ये चाहिए कि हम विद्यार्थी के होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास का ध्यान हमेशा रखें। सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट माने क्या है? उसका मतलब केवल इतना है कि आप विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक, ये चारों पहलुओं पर उनका विकास हो, इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा दें। एकांगी विकास से विद्यार्थियों में कई तरह की कमी आ जाती हैं और वो अपने जीवन को आनंद पूर्वक नहीं बिता पाते। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है एजुकेशन में, और इस ऑनलाइन प्रोसीजर के चलते भी इन बातों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस नए तरीके से जो भी पढ़ाई लिखाई चल रही है उसमें बहुत ज़रूरी ये है कि पूरा सिलेबस कवर किया जाए, आधा अधूरा सिलेबस कवर न किया जाए, सिलेबस कम न किया जाए। ये है कि इस ऑनलाइन प्रोसीजर से पढ़ाने के तौर तरीके को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। और इस नए टेक्नोलॉजीज़ के साथ जब भी हम विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि विद्यार्थियों के इंडिविजुअल जो कांटेक्ट हैं, उनका जो अटेंशन है, इंडिविजुअल अटेंशन विद्यार्थियों पर, वो ज़रूर दिया जाए। उसके लिए जो भी आप तौर तरीके निकाल सकते हैं निकालें, ताकि विद्यार्थी को ये न लगे कि बस मास्टर जी ऑनलाइन अपना भाषण दे दिए और चले गए। इंटरैक्टिव सेशंस बहुत ज़रूरी है, और इंटरैक्टिव सेशंस में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो तो आपसे प्रश्न कर लेंगे, जो इंट्रोवर्ट्स हैं प्रश्न नहीं करते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो प्रश्न करने में डरते नहीं, जो थोड़ा कमज़ोर पुअर हैं वो डरते रहते हैं। तो आपको कुछ ऐसे रवैये अपनाने पड़ेंगे कि जिससे आप उनके साथ इंटरेक्शन करते रहें। अब रही टीचरों की बात, टीचरों के ट्रेनिंग का भी उचित व्यवस्था करना चाहिए, और आगे अगर ये चीज़ें चलती हैं तो उनका जो बीएड वगैरह के कोर्स हैं वो उसके सिलेबस को भी आज के हिसाब से रिवाइज करना चाहिए। अभी तो तुरंत ज़रूरी ये है कि उनको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दिया जाए, वर्कशॉप किए जाएँ, सेमिनार्स किए जाएँ, कॉन्फ्रेंसेस किए जाएँ,
जिससे वो इन चीज़ों की गंभीरता को, तौर तरीक़ों को समझें और रिसर्च और सर्वे भी किया जाए ये तरीके कितने कामयाब हो रहे हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एजुकेशन की क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आपको क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैन नॉट एंड शुड नॉट बी compromised at any cost। कुछ मौलिक प्रश्न हैं, ये कितने दिन चलेगा? वही ये कहा नहीं जा सकता कितने दिन चलेगा। क्या ये ई लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग प्रोसीजर्स क्लासरूम टीचिंग को सब्स्टिट्यूट कर देंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। हाँ भी हो सकता है और इसके कुछ डिफेक्ट्स अगर समझ में आते हैं तो ना भी हो सकता है आगे। अगर ई लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग ये बढ़ती है तो इसके साथ और कई चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात तो टीचर्स की होगी। टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उनके जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसके सिलेबस वगैरह रिवाइज होंगे, वो तो होंगे। दूसरे ये कि टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ घटेंगे। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग से ये कई लोगों को लग रहा है कि एक अच्छा टीचर कई कॉलेजेस के बच्चों को अकेले खुद ही पढ़ा सकता है, तो बाकी टीचरों का क्या होगा? तो उनके एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ क्या होंगे टीचरों के, ये अभी निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि ये कुछ घटे। विद्यार्थियों का भी है कि वो प्रॉपर लर्निंग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आसान तो बहुत है अपना घर बैठे पढ़ाई लिखाई करो ऑनलाइन, लेकिन उसका कितना सीरियसली वो स्टडी करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता। इस पर थोड़ा अनुसंधान करने की ज़रूरत पड़ेगी कि विद्यार्थियों का क्या रुख है और उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर ऑनलाइन टीचिंग सदा के लिए आ जाती है तो एक चीज़ और होगा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े बने हुए हैं क्लासरूम्स के, इनकी ज़रूरतें कम होंगी। केवल लैब्स की ज़रूरत रह जाएगी। विद्यार्थी आवे और लैब में अपना काम करे और उसके बाद चले जाए। कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस अभी बंद हुए थे, तो मैंने देखा कि पूरी की पूरी बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है। तो ये सब बातें भी होंगी। जो भी हो, मेरी कुछ निजी राय है। मेरी निजी राय ये है कि प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तक का जो टीचिंग है तो क्लासरूम टीचिंग ही उपयुक्त है। क्योंकि अगर प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक क्लासरूम टीचिंग नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि विद्यार्थियों का प्रॉपर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। हायर एजुकेशन में जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन चल सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल और टेक्निकल कोर्सेज हैं उनका तो ऑनलाइन टीचिंग नहीं हो सकता है।
उनके लिए तो आपको कॉलेजेस में जाना ही पड़ेगा। ये तमाम बिंदु हैं जिन पर अभी विचार करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आशान्वित हूँ कि जो भी परिवर्तन हो रहा है आने वाले समय में हम सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।